नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स की हमारी गेस्ट है सुश्री नेहा वोहरा अरोरा। नेहा जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स में। आप जिस तरह से काम कर रही है इमोशनल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, यूँ कहें कि होम मेकर्स के क्षेत्र में, हम ढेर सारी बातें करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके जीवन को समझना चाहेंगे, आपके खुद के व्यक्तित्व को, आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता क्या क्या करते थे, किस तरह आपका एजुकेशन हुआ है, भले ही वो स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? ओके, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स के साथ। मेरे पेरेंट्स उज्जैन के, मतलब बेसिकली दे आर फ्रॉम उज्जैन। मैं भी बॉर्न बॉट अप उज्जैन की हूँ। और बहुत वेल नोन फैमिली, टचवुड, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे संस्कारों के साथ हम लोगों की जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो दादा दादी के संस्कार, मम्मा पापा की डांट और मार, और नो डाउट्स उन लोगों के भरपूर प्यार से हम लोग बड़े हुए हैं। बहुत बड़ा परिवार रहा है। तो मैं कभी ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं और मेरा भाई हम दोनों ही हैं, क्योंकि मेरे कजन्स भी मेरे लिए मेरे रियल्स जैसे ही रहे। हम लोगों को ट्रीटमेंट ही ऐसा मिला था जहाँ हम लोग सब एक ही थे। और उसके साथ स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग में मेरा एक स्कूल था, वर्जिन मैरी स्कूल, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी मिसेस नीता पॉल। उनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, और मैं जीवन में चाहूँगी उनके जैसे ही कुछ बन पाना, और मैं कोशिश भी वही करती हूँ। मेरी कोशिश भी वही रहती है कि मैं उनके जैसी कुछ बन पाऊँ। उसके बाद फिर स्कूलिंग बची हुई तक्षशिला जूनियर कॉलेज, फिर महाराजा कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, और फिर इंदौर में आकर मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। MBA के बाद मुझे फील्ड मिली थी, चॉइस हुआ था एक टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम करने का, बट क्योंकि उस समय कुछ कारण ऐसे थे कि मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, और आई नेवर रिग्रेटेड। उसके बाद फिर मैं एजुकेशन फील्ड में ही आ गई। काफ़ी सकारात्मक, काफ़ी आध्यात्मिक सोच आपके भीतर देखी जाती है। जिस तरह से आप खुशनुमा माहौल में रह रही है एक सिंगल पेरेंट्स के रूप में अपनी बिटिया के साथ, और दोनों का ही व्यवहार देख कर कहीं ना कहीं दिल को छू सा जाता है कि वाकई फैमिली बड़ी क्यूट और बहुत छोटी सी आपकी फैमिली और काफ़ी खुशनुमा माहौल है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे नवाचार आपने किए। अगर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, बात चाहे फिर मोटिवेशनल इंटेलिजेंस की बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, या फिर होम मेकर्स के क्षेत्र की बात की जाए, या एजुकेशन लेवल की बात की जाए, शुरुआत से जानना चाहेंगे कहाँ से आपको इस तरह से प्रेरणा मिली कि लाइफ को इस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है? ओके, टू बी ऑनेस्ट, मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग फील्ड में ही हूँ। और 10 सालों से मैं इस फील्ड में बहुत अच्छे से कर भी रही हूँ आगे। मतलब आई हैड अ स्कूल इन मुंबई ऑल्सो, बट देन यू नो लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जहाँ मेरा सेपरेशन हो गया था, और मैं अपनी बेटी के साथ अकेले फिर मैंने अपना स्टार्ट करा था लाइफ। बस वो जो मोड़ आया था जीवन में, वहाँ मैंने एक चीज़ गांठ बांध ली थी कि अब आज से कोई भी लड़की या कोई भी लेडी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और मेरी कोशिश भी यही है। स्कूल जाकर मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस का फैलावा भी किया। हर बच्चा डिप्रेशन से बाहर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि अपने दम पर खड़े रहो। आज ये सोफ़ा है, सोफ़े पे मैं बैठी हुई हूँ, इस सोफ़े के टूटने पर मैं गिरूंगी, इसमें गलती सोफ़े की नहीं है। सोफ़ा टूटा, वो सोफे को टूटना था, मतलब हो सकता था टूट जाता, वो उसने कभी प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं टूटूंगा नहीं, आप मेरे ऊपर अपना जोर लगा दो। सेम किसी ह्यूमन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दे देना कि मैं पूरी तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, या अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, या अपने ब्रदर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, वो कल टूटेगा तो मुझे ज़्यादा चोट लगेगी। तो इसलिए उस दिन से मैंने किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होना छोड़ दिया। और मैं हर लड़की और हर लेडी को मोटिवेट भी यही करना चाहती हूँ कि पढ़ो, अपने पैरों पर खड़े हो, और पैरों पर खड़े होकर अपने ऊपर, मतलब पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। किसी बाहर के पर्सन पे, किसी बाहर की पर्सनालिटी पर, कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी क्यों ना हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। बिल्कुल, इस तरह का चिंतन काफ़ी सशक्त बनाता है, और महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी चर्चाएं की जाती है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर आप जिस तरह से काम कर रही है वाकई तारीफ़ काबिल है, क्योंकि इतना चिंतन करना, खासतौर से बच्चों को लेकर, बच्चों के डिप्रेशन को लेकर, और ख़ासतौर से महिलाओं को लेकर, जिस तरह से आपने एक समीक्षात्मक अपने जीवन को देखते हुए जो निर्णय किए हैं, आगे बढ़ने का जो एक आपके भीतर एक जज्बा, यूँ कहे कि एक जीवटता के साथ में जिस अंदाज में आप लगी हुई है। मैं शुरुआत की बात करना चाह रहा था कि आपने पहला कब ऐसा सेशन लिया जब आप इंटेलिजेंस के
ट्रेनर के रूप में अपने आप को, इमोशनल इंटेलिजेंस के ट्रेनर के रूप में अपने आप को आपने इस्टेब्लिश किया? क्योंकि कहने कि ये शब्द ही अपने आप में एक नया है, जिस तरह से हम सुन रहे हैं, चूँकि मीडिया में हम काम करते हैं बरसों बरस हो गए, बावजूद इसके कुछ शब्द अब जब आप जैसे लोगों से हम सुनते हैं तो वाकई सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई सामाजिक चिंतन और आप जैसे लोग जो नवाचार करना चाहते हैं, समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से सुना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो चैरिटी मैंने अपने आप के साथ स्टार्ट करी थी। सबसे पहले मैंने खुद के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेशन में लेकर आई थी। एज आई सेड, जब मेरा सेपरेशन हुआ था, वो एक फेज बहुत डिफिकल्ट हर लड़की के लिए होता है। वहाँ जब मैंने मैंने जब खड़े होकर अपने पैरों पर दम देखा कि हाँ खड़ा हुआ जा सकता है, तब वहाँ से बस जो मेरी सोच में आ गया था कि अब इमोशनल इंटेलिजेंस, एज ए इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर, मुझे हर बच्ची, हर बच्चे और उसके बाद हर लड़की, हर औरत, सबको खड़ा करना है, सबको उनके पैरों पे। और ये स्टार्टिंग मेरी शायद आज से सही मायने में, इससे पहले मैं क्लासेस ज़रूर लेती थी। इससे पहले मैं मुंबई में भी इस टाइप का वर्क बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा क्लासेस इस टाइप की हुआ करती थी। बट सही मायने में इसकी शुरुआत मैं कहूँगी जिस समय मेरे सेपरेशन के बाद मैंने खुद के साथ खड़ी हुई, तब मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी है। और मैं इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ कि अगर मैं इस कमरे में आज साबुन का पानी गिरा दूँ और 4-5 लोग गिर जाएं, तो और मैं सबको गिरे हुए बोलूँ कि नहीं आप खड़े हो, उठो और उठ के चलो, सब बोलेंगे आप तो उठ नहीं पा रहे, आप हमें क्यों उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ बस मुझे समझ में आया कि पहले कदम मुझे उठाना है, पहले खड़े मुझे अपने पैरों पे होना है और चल कर दिखाना है सबको कि अगर मैं चल सकती हूँ तो आप भी चल सकते। बिल्कुल सही कहा। और एक आइडियल व्यक्तित्व के रूप में भी आपको लिया जा सकता है, जिस तरह से आपने एक सेपरेशन के बाद में एक लाइफ को काफ़ी सशक्त तरीके से वापस एक अच्छा सकारात्मक दिशा देने की कोशिश की। और कहने के आपकी जाने का जो सार्थकता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपके विचार जो भी सुनेगा कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होने के साथ ही उसे भी एक किरण नज़र आएगी उम्मीद की, जिसके दम पर वो आगे बढ़ सकता है। ये होम मेकर्स लेडीज़ होती है, उनको ट्रेनिंग में कौन कौन सी टिप्स दी जाती है आपके द्वारा कि वो अपने आप अपना खुद का आत्मबल खूब ऊंचा बना के रखें? सबसे पहले तो मैं इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा जोर देती हूँ कि इंग्लिश सीखो। अब जो मार्केट आ चुका है कोरोना के बाद, ये पूरा ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। अब हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन आ चुके हैं, और ऑनलाइन आपको जज ज़्यादा किया जाता है। और आई एम नॉट सेइंग कि किसी के जजमेंट्स पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट ये ज़रूर फैक्ट है कि हमको अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए। तो इमोशनल इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ फिर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आती है। और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की जब बात होती है तो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाती है बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी, जहाँ कैसे खड़े रहना है और कैसे बैठना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरी क्लासेस में मैं कराना चाहती हूँ वो यहाँ से कैसे स्टेबल रहना है। मेरा सीधा सा मानना है कि जो चीज़ आपके गोडाउन में है वो ही शोरूम पे बिकेगी। तो गोडाउन पे जो भी है वो आपके शोरूम पे दिखेगी। सिंपल सी बात है। आप अपने गोडाउन को कितना ज़्यादा क्लीन, टाइडी, जैसे कि एक बहुत बहुत सुंदर सी एक स्टोरी है। अगर कोई धक्का, एक लेडी को कोई धक्का मारता है और लेडी के हाथ में कॉफ़ी का कप होता है, धक्का मारने पर कॉफ़ी गिर जाती है, तो उससे लेडी से पूछा जाता है कि आपके कप से कॉफ़ी क्यों गिरी। उसने सीधे तरीके से बोला क्योंकि उस XYZ ने मुझे धक्का मारा तो मेरे हाथ से कॉफ़ी गिरी। हाउएवर सच ये नहीं है, सच इसके बियॉन्ड है। आपके कप से कॉफ़ी इसलिए गिरी क्योंकि आपके कप में कॉफ़ी थी। अगर आपके कप में चाय होती तो वो चाय गिरती, अगर आपके कप में प्यार होता तो वो प्यार गिरता। आप किस तरीके से अपने कप में क्या लेकर चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब बहुत ज़्यादा इनर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप अगर आके मुझे आज की तारीख में, एक बहुत छोटी सी बात है, आज की तारीख में अगर आपका भी देखा जाए, किसी भी ह्यूमन का रिमोट कंट्रोल हर दूसरे इंसान के हाथ में, उसको छोड़ के आज अगर कोई भी राह चलते इंसान को मैं जाकर बोल दूं कि कितनी गंदी साड़ी पहनी है, उसके यहाँ लग जाती है। क्यों? क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में था, मैंने उसका मूड अपसेट कर दिया। यही रिमोट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो द फर्स्ट डे मैंने अपना रिमोट अपने हाथ में पकड़ा था कि आप मेरी तारीफ करें, आप मेरी बुराई करें, आप मेरे बारे में कुछ भी बोले, उसका इम्पैक्ट मुझ पर नहीं आना चाहिए। मुझे मुस्कुरा कर उस चीज़ से, अगर मुझे पसंद आई मैं ले लूँ, नहीं पसंद आई मुस्कुरा के वहाँ से टाटा बाय बाय करके निकल जाऊँ। ताकि ये रिमोट जिस दिन हर इंसान का उसके खुद के हाथ में आ गया,
उसके बाद उस इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती। बिल्कुल। आपका एक स्पेशलाइजेशन है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि आप बच्चों पर भी खूब वर्क करती है, खूब चिंतन, खूब संशात्मक, और उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस लेती है। हाँ जी। क्या होता है उन क्लासेस में? अगेन सेम जैसे लेडीज़ का होता है, उनके साथ भी यही रहता है, बस उनके साथ मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको इमोशनल इंटेलिजेंस टाइप के वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं आते, और उनको अगर हम लोग बोले इनर पीस क्या होती है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। हाँ, एक हमारी एज ग्रुप के लोग इस चीज़ के लिए ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं कि इनर स्टेबिलिटी, इनर पीस क्या होता है, उसको ढूंढने के लिए हम लोग मार्केट में निकल जाते हैं। बच्चे को इसका पता ही नहीं होता है, और आज की जनरेशन में बच्चों को पता ही नहीं कि वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगेन रीजंस को अगर हम ढूंढने जाएंगे तो शायद हम सॉल्यूशन तक कभी ना पहुंच पाए, और हमारा मेन फोकस है सॉल्यूशन तक पहुंचना। तो मेरा सिंपल सा रहता है, खेलते कूदते मस्ती करते हुए बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाना, और सबसे पहले यहाँ से स्टेबल करना कि अगर क्लास में हर बच्चा, आजकल का एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो चुका है कि अगर हर एक स्कूल में हर बच्चे को दूर दूर बिठाया जा रहा है, हर बच्चे को एक दूसरे के, भैया पेरेंट्स कंप्लेन करने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डॉटर आए और मुझे बोले कि मम्मा आज मुझे XYZ के बच्चे, मतलब XYZ ने मेरे को यहाँ पर देखो स्क्रैच कर दिया, एज अ पेरेंट हर पेरेंट क्या कर रहा है, फोन लगाता है उसकी मम्मा को, आपके बच्चे ने मेरी बेटी को ऐसे क्यों मार दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को दे शुड नो हाउ टू फाइट देयर ओन फाइट्स, और उस चीज़ के लिए अच्छा, फाइट योर ओन फाइट्स डजंट मीन्स कि आप भी जाके स्लैप मार दो। उसका मतलब ये होता है कि आप जाके अपने आप निपट कर बाहर आओ। क्यों आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हो, क्यों आप खुद नहीं जाकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। मुझे याद है जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी, फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में स्कूटर थी, पापा ने सिखाई थी, और मैं चला रही थी और यू टर्न लेते टाइम मैं गिर गई, और पापा ने मुझे देखकर फेस टर्न कर लिया, क्या खड़ी हो, अपने आप गाड़ी उठाओ, फिर से स्टार्ट करो और फिर से पलटा कर आओ, तुम्हें जितनी भी चोट लगी हो, मैं अगर तुम्हारे पास भाग कर आ जाऊंगा तो तुम कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं होना सीखोगे। और शायद वही चीज़ है कि आज मुझे इतना ज़्यादा आगे बढ़ने पे मोटिवेट करा। बट आजकल बच्चे को ज़रा सा लग जाए, हम जाके गले लगा लेते हैं, और इस चीज़ से ऊपर उठाने का काम मैं बच्चों के साथ करती हूँ कि नहीं, खड़े हो अपने पैरों पर, नहीं कितना मम्मा पापा पे भी डिपेंडेंट नहीं होना। मम्मा पापा कल गॉड फॉरबिड नहीं रह पाए, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए जैसे अनाया के पास आज सिर्फ मम्मा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात। उसमें कौन सी बड़ी बात है, मम्मास के साथ भी बच्चियां जीवन में रहती हैं, और एज अ फ्रेंड बनकर, मतलब मैं अनाया के साथ भी और मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी कभी भी वो टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन मैंने नहीं रखा। जहाँ भी जितना भी रिश्ता है एज अ फ्रेंड। आपने समीक्षा की होगी जिस तरह से कोविड-19 की वैश्विक महामारी का दौर चला, और चूँकि आप तो ऑनलाइन क्लासेस लेती, किस तरह का फीडबैक है बच्चों को लेकर, खास तौर से जिस तरह से वर्कलोड बढ़ रहा है, खासतौर से गृहिणियाँ भी अब अवसाद यानी डिप्रेशन की शिकार हो रही है क्योंकि इनकम सोर्सेस कम हो चुके हैं। क्या वाकई समस्याएं आ रही है, आप तक पहुंच रही है क्लासेस के दौरान? बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे सुनने में आ रही है बच्चों को लेकर भी। इनफैक्ट एक तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, हमको हमारे बच्चे को सिर्फ इंगेज करना है कहीं, क्योंकि बच्चा पूरा दिन घर पे और वो घर पे रहकर बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, अनॉय करता है। सो ये भी सुनने में आता है अब तो, बट नथिंग न्यू अंडर द सन। और इस चीज़ के साथ भी अगर मैं आप मेरी क्लासेस के क्लिप्स वगैरह देखेंगे, जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, वो एटमॉस्फेयर पे मुझे फीडबैक मिलता है कि जब हम इस सेशन में बैठे रहते हैं हम इतना मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि मेरे पास देने के लिए ना गिफ्ट्स हैं ना पैसे हैं, बस पॉजिटिव एनर्जीज हैं। मैं यहाँ से हंसती हूँ, हंसाती हूँ, हंसते हंसाते क्लासेस लेती हूँ, बच्चे भी खुश, जो मेरे पास होम मेकर्स हैं जो मेरे साथ ज्वाइन है वो भी हंसते खेलते मस्ती करते हुए गेम्स खेलते हुए बहुत कुछ सीखते हैं, सीख भी रहे हैं, वो सब भी बहुत खुश। और देने और लेने के लिए एनर्जीज के सिवाय और कुछ भी नहीं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी लेडीज आती है जब वो पढ़ने के लिए, या बच्चे आते हैं तो वो अपनी कंप्लेंट्स भी लेकर आते हैं, और कंप्लेंट्स बिना सुने ही वो लोग बोल देते हैं। मतलब मैं यहाँ से बातें कर रही होती हूँ और वो खुद ही बोल जाता है कि हमको, हमारे मन में ये क्वेश्चन था पूछने वाला, आपने तो इसका आंसर ऐसे ही दे दिया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि हम सभी सेम प्रॉब्लम्स से गो थ्रू। बिल्कुल सही बात है, एक समाज का हिस्सा है, एक समाज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड ही होगी। आपका एक सामाजिक सरोकार भी खूब देखा जाता है, जिस तरह से आप श्री खालसा जो ट्रस्ट है
वहाँ भी अपने एजुकेशन को बढ़ाती है, ज़रूरतमंदों को शिक्षा देती है, महज 200 रुपये की कास्ट लेती है। किस तरह शुरुआत हुई थी, कितने बच्चों को अभी तक एजुकेटेड कर चुकी? ओके, बेसिकली ये शुरुआत हुई थी जब मैं और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं ऋषि खनूजा जी, वो पॉलिटिकल फील्ड में हैं, और उनके साथ हम दोनों बैठे हुए थे और बैठकर बातें कर रहे थे। उनको पता चला कि मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, और हम दोनों फिर इस आइडिया के साथ आए कि हम लोग जो ज़रूरतमंद है, जहाँ लाखों की फीसें दी जा रही है, बिल्कुल सही कहा, एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है, एग्जैक्टली, वहाँ हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 200 रुपये पर मंथ में इंग्लिश पढ़ाना सबको स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश में हम लोग वहाँ पर सेम जो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे बेसिकली आई एम आइल्स, GRE, GMAT ट्रेनर, वर्बल सेशन ट्रेनर, सो वो भी मैं लेती हूँ। तो वहाँ पर उस टाइप के भी कोई बच्चे आते थे जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती थी, वहाँ हम लोग उनको बहुत मिनिमम अमाउंट में ये एजुकेशन देते थे। अब बात हमारी यही निकली थी कि हम लोग 200 रुपये भी नहीं लेंगे, बट आई टेल यू, जब तक आप वैल्यू नहीं देते हैं तब तक आप उसकी वैल्यू करते भी नहीं हैं। तो हम लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब जहाँ इतने हाई लेवल पे क्लासेस पे अमाउंट्स पे किए जा रहे हैं और जो नीडी लोग हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनके साथ मिनिमम अमाउंट में स्टार्ट करेंगे। क्या बात है, बड़ा ही सौभाग्य है इंदौर नगरी का, यूँ कहे कि देवी अहिल्या की नगरी का, कि आप जैसी शख्सियत इंदौर में आती है और इतना गजब का नवाचार करती है कि याद आ जाता है अहिल्याबाई होलकर का शासन, जो समाज के लिए काम करना चाहता है। अगर आपसे चर्चा करो तो व्यक्ति रोमांचित होता है, अभिभूत भी हो जाता है। क्या अध्यात्म भी आपके जीवन में है? किस तरह का अध्यात्म करती है? आखिर ये पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स क्या है? ओके, मेरे गुरु हैं, मैं जिनको हर दफ़ा शत नमन करती रहती हूँ, और ये है प्रमीला भगवान जी, ये लखनऊ बेस्ड हैं। और करीबन व्हेन आई वाज इन क्लास 9, मैं जब 9th क्लास में थी, तब बाय फोर्स मम्मा ने मुझे एक बार लखनऊ लेकर गए थे। और लखनऊ में जब मैं प्रमीला भगवान गुरु जी से मिली, और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, और आज भी मैं उनकी फॉलोअर हूँ, और वो ही है जिनकी बदौलत मैं आज जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ। आप काम तो खूब कर रही है, लेकिन आपका गोल भी होगा, कोई एक बिग गोल। आपको आपने शुरुआत तो खूब अच्छी की, क्योंकि जो भी आपसे मिल रहा है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, या जिस तरह से आपका कृतित्व है, उसे देखकर हर कोई रोमांचित भी है, अभिभूत भी है। लेकिन आपका स्वयं का आपने एक ड्रीम बनाया होगा कि मुझे इस दिशा में इस एपिसोड को इतने बड़े लेवल पे ले जाना। क्या है वो ड्रीम, क्या है? सर, मेरा बहुत ज़्यादा हाई लेवल ड्रीम नहीं है, बहुत छोटा सा ड्रीम है। और वो ड्रीम सिर्फ इतना है कि मुझे मेरी बेटी की दोस्त बनकर उसके साथ चलते हुए, उसको अपने साथ लेकर चलते हुए इस इंदौर में या इंदौर के आसपास के एरिया में जितनी भी लड़कियां हैं उनको अपने पैरों पे खड़े होते हुए देखना। बहुत ही सुंदर। इसके अलावा अब इसमें चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करे, मैं हर स्कूल में जाके, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो मुझे डिनाई कर देते कि हम आपके सेशंस को कुछ भी पे नहीं करेंगे या सेशंस नहीं होने देंगे। मैं उन स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ दिखे। मुझे कहीं ना कहीं सीधे सीधे जो चिल्ड्रन से बच्चे हैं या फिर होम मेकर से, वो आपसे डायरेक्ट जुड़ते होंगे, जिस तरह से आप निःशुल्क भी यदि हम स्कूलों में जाके अपनी बात रखते हैं, अपने विषय, अपने चिंतन को, अपने जो लाइफ की समीक्षा है या समाज की समीक्षा है, कहीं ना कहीं लोग जुड़ते हैं। कितने लोगों को आप जोड़ चुके हैं अपने जीवन से? बहुत ज़्यादा शायद मेरे। आपने जिस तरह से नवाचार किए, कितने लोगों को जोड़ पाए? खासतौर से बात की जाए होम मेकर्स की या फिर अन्य विधाओं में जिस तरह से आप शैक्षणिक कार्य कर रही हैं। सर, मेरे पास सब गिनती भी नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, बिकॉज अगर आपने कोई नाम सुना हो बीबा सोशल ग्रुप का, तो वहाँ भी मैं जा चुकी हूँ, और बहुत सारे स्कूलों में भी जा चुकी हूँ। तो अब गिनती कर पाना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी हाँ, टचवुड गुड रिस्पॉन्स है। और जहाँ तक जब से मैं ऑनलाइन आई हूँ, तब से तो मेरे पास जापान से भी स्टूडेंट्स हैं, और इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर कर चुकी हूँ। सो आई एम ब्लेस्ड विद दैट। क्या बात है। वाकई आपके नवाचारों को इसी तरह सार्थकता मिले, और इंदौर शहर का नाम, मध्य प्रदेश का नाम, हमारी देश का नाम जो है पूरी दुनिया में इसी तरह आप आगे बढ़ाएं। आप एज ए प्रोफेशनल्स द प्राइम टॉक से आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सो मच।